नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम G20 शिखर सम्मेलन पर विश्व कुंभ। जाहिर सी बात है G20 शिखर सम्मेलन अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ रविवार को नई दिल्ली में संपन्न हो गया। ऐतिहासिक उपलब्धि कई मायनों में ये रही कि सहमति के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन में कई महत्वपूर्ण मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल किए गए और दुनिया के आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों ने सहमति के साथ इस पर दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनी मंजूरी दी। साथ ही अफ्रीकी यूनियन का G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा और इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई मायने हैं, कई संदेश हैं। अमरेंद्र, बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से G20 का शिखर सम्मेलन को महाशक्तियों के महाकुंभ के रूप में देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये इसलिए भी आयोजन खासा अहम माना जा सकता है मनोज जी, क्योंकि पहली बार भारत को जब प्रेसिडेंसी मिली तो उसके बाद लगातार एक लंबे अंतराल तक भारत ने तैयारी की और लगभग 60 शहरों में जिस तरह से भारत का ये कहें परिचय कराया गया दुनिया से, ये एक बड़ी चीज़ थी। हर तरह के मुद्दों को पूरे दुनिया ने समझा, देखा, भारत के करीब आए और उसकी धमक जो है G20 के शिखर सम्मेलन में इन 2 दिनों में देखने को मिली। सबसे अच्छी बात मनोज जी, जो 3 सत्र हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर जो हमारा जो मूल मंत्र है भारत का कि पूरी दुनिया अपना घर है और उसके बाद वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक बड़ी सोच के साथ भारत जब आया और तीनों सत्र में जो 2 पहले सत्र हुए तो खासे अहम माने जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो दिल्ली डिक्लेरेशन की जो आपने बात कही, खासे मुद्दे मनोज जी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो विकासशील देशों के लिए आगे लेके जाने में कहीं कोई कमी हो। जी बिल्कुल। आपने वसुधैव कुटुंब की बात की अमरेंद्र। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन के अपने संबोधन में इस मुद्दे की शुरुआत ही मानवता केंद्रित विकास को केंद्र में रखकर की। जाहिर सी बात है, उन्होंने संदेश दिया कि पूरी दुनिया को साथ चलना होगा, मिलकर काम करना होगा, एक परिवार के रूप में आगे चलना पड़ेगा। और वसुधैव कुटुंब का जो संदेश उन्होंने दिया उसमें यह भी था कि अगर समस्या है तो समाधान भी है। जाहिर सी बात है, कोविड संक्रमण की ओर उनका इशारा था कि किस तरह से भारत ने अपने नागरिकों को सुविधा प्रदान की, किस तरह से अपने नागरिकों की सुरक्षा की स्वास्थ्य की दृष्टि से, और साथ ही दुनिया को किस प्रकार से मदद पहुंचाई, इसका संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंब के जरिए देने की कोशिश की। अमरेंद्र, मनोज जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जिस तरह से कोविड का कालखंड अगर देखें तो एक बड़ी सोच के साथ जब भारत ने आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरह से कोविड के दौर में लड़ रही थी, उस समय दुनिया को एक न सिर्फ दिशा दी बल्कि अपने आप को स्वस्थ रख के वसुधैव कुटुंबकम की जो आपने बात की, पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का ख्याल रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, जिस तरह से उनकी सोच है, उसको पूरी दुनिया ने माना और एक विकट और कठिन परिस्थितियों में ये G20 का आयोजन माना जा सकता है, क्योंकि लगभग सभी कंट्री जो विकासशील कंट्री थे उनका लगभग यही फोकस था कि इसमें वो सारे मुद्दे एड्रेस हो जिनकी लगभग सभी कंट्री को जरूरत थी। जी, और मुझे लगता है अमरेंद्र, अगर प्रधानमंत्री जी के संबोधन की मैं बात करूं, जिस तरह से उन्होंने मानवता पर जोर दिया है कि मानवता को केंद्र में रखकर विकास करना होगा, मानवता को केंद्र में रखकर हमें फैसले लेने होंगे, एक परिवार के साथ चलना होगा। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंब की सिर्फ बात ही नहीं की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उसे दरअसल करके भी दिखाया है और कोविड संक्रमण काल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमरेंद्र। लेकिन अगर साथ ही बात की जाए जो शक्तिशाली संपन्न देश हैं उनका जिस प्रकार से इसमें शामिल हुए हैं और जिस प्रकार से भारत को उन्होंने समर्थन दिया है, उसकी गूंज एक प्रकार से, और अगर देखा जाए उसकी छाप देखने को हमें उस दिल्ली डिक्लेरेशन में देखने को मिली, जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे शामिल हुए जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। अमरेंद्र, मनोज जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और एक बात ऐड करना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ा सा अतीत में लेकर चलता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग 30 साल पहले वो व्हाइट हाउस के सामने की उस तस्वीर को याद करिए, जब उन्होंने अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर की थी और उस वक्त प्रधानमंत्री एक आम आदमी थे। और देखिए समय का बदलाव, देखिए वो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते हुए भारत के सबसे शक्तिशाली और सबसे समर्थ प्रधानमंत्री बने और आज
ये उनकी ही प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसा संपन्न हुआ कि G20 जैसा शिखर सम्मेलन जिसका नेतृत्व न सिर्फ भारत ने किया बल्कि वो सारे अहम मुद्दे उसको एड्रेस करने का भी प्रयास किया। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, मैं एक चीज और कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, वो जिस चीज का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं। ग्लासगो की बात करूंगा, देखिए पूरे अगर G20 के शिखर सम्मेलन में बात करें, जलवायु परिवर्तन एक कॉमन सब्जेक्ट था, क्लाइमेट चेंज एक कॉमन सब्जेक्ट था, और ग्लासगो में जो भारत ने लीड ली उसकी गूंज यहाँ पे दी और पूरी दुनिया यानी कि पूरे G20 के कंट्री ने एक सुर में समर्थन किया। बड़ी उपलब्धि मानी जी बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के G20 शिखर सम्मेलन में आया। ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा इस G20 शिखर सम्मेलन में हुई। साथ ही वित्तीय इनोवेशन की दृष्टि से भारत ने किस प्रकार डिजिटल इंडिया के जरिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन आम आदमी के जीवन में लाया है भारत, उसको भी G20 के सदस्य देशों ने, उनके प्रतिनिधियों ने, डेलीगेट ने जानने समझने की कोशिश की और भारत ने उनको बताया कि किस प्रकार से डिजिटल क्रांति टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी के जीवन में सुविधाओं की दृष्टि से लाई जा सकती है, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता। मुद्दा एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का भी उभरा अमरिंद इसमें, और इसमें भी भारत ने लीड ली G20 शिखर सम्मेलन में। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, मेरा मानना है कि देखिए जो व्यक्ति जो बात करता है उसके पीछे उसका पुरातन अध्ययन और उसकी जो उपयोगिता है वो सार्थकता के साथ आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं आप उठा के देख लीजिए। डिजिटल क्रांति की बात हो, कितनी बड़ी योजना की उन्होंने हर व्यक्ति का खाता खुलवा दिया, हर व्यक्ति को आधार कार्ड से लिंक करा दिया। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी आज आ गई है देश में, और वो सारी योजनाओं को न सिर्फ इन 9 सालों में सफल संचालन किया है उसका, बल्कि एक बड़े स्तर पे आम व्यक्ति को फायदा मिला है। तो ये खासियत है नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की कि जिस प्रकल्प को वो लेते हैं उनका अंतिम प्रयास रहता है कि आम आदमी तक वो सारी अप्रोच हो। और मनोज जी, एक इससे एक अलग बात मैं करना चाहूँगा। देखिए, जब व्यक्ति कोई आयोजन करता है और यानी होस्ट होता है, तो उस व्यक्ति के कद में कितना परिवर्तन होता है ये आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हुए देखा होगा। G20 की अगवानी जब वो कर रहे थे और लगातार वो गेस्ट से मिल रहे थे, उस समय का बॉडी लैंग्वेज, सत्र के बाद का बॉडी लैंग्वेज, और आज सुबह राजघाट के पे जब वो सभी से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है, एक बार में कई सारे मैसेज देने का प्रयास करते हैं, जहां न सिर्फ उन्होंने विश्व की सभी शक्तियों के साथ अपने आप को ये बताया कि हम आपके साथ हैं, बल्कि भारत को बहुत खूबसूरती से शोकेस किया। आप देखिए कि अपनी टूरिज्म की हर जगह आपको उड़ीसा का कोणार्क का चक्र भी दिखाई दिया, राजघाट पे भी, तो वो भी एक प्रधानमंत्री की खासियत है। जी बिल्कुल अमरिंद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा उठाया। दरअसल कूटनीति में बॉडी लैंग्वेज का, शब्दों का एक महत्वपूर्ण महत्व होता है, उनका अपना संदेश होता है, उसके अपने मायने होते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह G20 देशों की अध्यक्षता की, भारत ने मेज़बानी की और उसमें जो G20 देशों के सदस्य प्रमुख आए थे उनकी मेज़बानी की गई। जाहिर तौर पे वो अपने में एक संदेश था। प्रधानमंत्री जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने बार बार किया, मानवता का, वसुधैव कुटुंब का, इसके भी अपने मायने हैं कि भारत दुनिया में सबको साथ लेके चलना चाहिए। आपने भारतीय संस्कृति की बात की, जाहिर सी बात है अगर बात की जाए G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली की, तो एक बहुत बड़ा जो संदेश है वो भारतीयता का है। भारत उसकी संदेश दुनिया के सामने जिस मजबूती के साथ इस बार गया, इससे पहले देखने को कभी नहीं मिला। हर जगह भारत, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना संबोधन किया तो उनके समक्ष जो पट्टिका लगी थी उस पर भी भारत लिखा था कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में हालांकि इंडिया दैट इज भारत का उल्लेख है, लेकिन भारत का मतलब भारतीयता से है, उस संस्कृति से है जिसकी छाप दुनिया को G20 शिखर सम्मेलन के जरिए देखने को मिली। महामहिम राष्ट्रपति जी की भी बात करें, जो डिनर डिप्लोमेसी के तहत उन्होंने जो कार्ड वितरित किए, जो लोगों को इन्वाइट किया, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत का उल्लेख किया गया। और दूसरी बड़ी बात, आप और हम लगातार 3 दिनों से इस स्थल पे हम लोग हैं और इस मंडपम में हमने एक चीज देखी होगी, आपने भी बहुत करीब से देखा होगा कि भारत की हर कला, हर कृति, हर संस्कृति का यहाँ अभूतपूर्व वर्णन है। अगर आप जयपुर के आमेर फोर्ट का अगर चित्र देखते हैं
तो आप राजस्थान के किसी और भी मंदिर का चित्र देखते हैं, आप गुजरात के कच्छ ऑफ रण का भी देखते हैं। इसके अलावा धर्मों की बात की जाए, जो डिस्प्ले डिजाइन किया गया मनोज जी, बहुत ही खूबसूरती से किया गया है और भारत की एक एक चीज पूरे विश्व तक जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। ये बड़ी बात है जी। बात अगर हम दिल्ली डिक्लेरेशन की करें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण वो फैसला था, एक महत्वपूर्ण संदेश है G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली का। ऐतिहासिक मैं कहूँगा इसको, क्योंकि अफ्रीकन यूनियंस को शामिल करने का फैसला ये एक तरह से भारत का ही फैसला था कूटनीतिक दृष्टि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल की थी। कुछ महीने पहले पत्र लिखकर G20 देशों में अफ्रीकी यूनियंस के जो 55 देश हैं उनको शामिल किया जाए, इसकी एक तरह से मांग मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की थी। और नई दिल्ली ने जब दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूरी दी, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन के तमाम देश उपस्थित थे, शामिल थे, तो अफ्रीकन यूनियंस के जो 55 देशों का संघ है उसको शामिल कर लिया गया। इस तरह से G20 की जगह अब G21 हम इसको कह सकते हैं। इसके अपने खास संदेश हैं। ये भी एक इतिहास जी। होगा मनोज जी, जब भारत को जो नेतृत्व मिला G20 के तहत, और इसके बाद भारत ने जो अगुवानी की उस अफ्रीकन कंट्री को ऐड करने के लिए, G20 सम्मेलन G20 के साथ जोड़ने के लिए, और पूरी दुनिया ने जब एक सुर से उनका साथ दिया, तो अब वो G21 कहलाएगा। तो यानी कि G20 का जो ये सम्मेलन दिल्ली का है, बड़ा खास है। और अभी जब आपने बात की दिल्ली डिक्लेरेशन की, मुझे लगता है G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी इतनी बड़े बैठक में पहले सत्र के दौरान ही सभी मुद्दों पे एक आम राय बनाई जाए और प्रधानमंत्री स्वयं उसको लोगों के सामने रखें और सारी महाशक्ति जो कंट्रीज हैं उस पर एक्सेप्टेंस दे दे। 33 पन्नों का ये घोषणा पत्र, 112 मुद्दे एड्रेस हुए और कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो हर कंट्री की कॉमन मुद्दा नहीं हो। आतंकवाद के मुद्दे पे, चीन के विस्तारवाद नीति के मुद्दे पे एक सुर पे लोगों ने सुर मिला के उसका विरोध किया। एक बड़ी बात थी, आर्थिक शक्ति कैसे बने, विकासशील देश किस तरह से तरक्की करें, उसका खास ख्याल रखा गया। तो कुल मिला के जो ये डिक्लेरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट माना जा बिल्कुल। सकता है। अगर दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की जाए तो किस तरह से भारत की कूटनीति इसमें सफल रही है, सफल हुई है, और वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों की अध्यक्षता में। उसको अगर देखा जाए तो यूक्रेन का मुद्दा डिक्लेरेशन में शामिल है, परमाणु हथियारों को लेकर, परमाणु धमकियों को लेकर मुद्दा डिक्लेरेशन में शामिल है। लेकिन जब यूक्रेन की बात युद्ध की होती है तो रूस का नाम उसमें नहीं आता है। लेकिन ये भी होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में होता है और उस पर भी सहमति बनती है। ये भारत की कूटनीतिक एक बहुत बड़ी सफलता है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी जैसा आपने कहा कि भारत ने एक प्रकार से उस मुद्दे को पर भी दुनिया की एक बार फिर से सहमति ली और दुनिया के शक्तिशाली देश इस मुद्दे पर एकमत हुए कि आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो वो निंदनीय है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ एक संदेश ये भी कहा गया है कि दुनिया आतंकवाद के हर स्वरूप की आलोचना करती है। कम से कम G20 शिखर सम्मेलन से यह संदेश गया। यही तो एक बात है, अगर आप यूक्रेन और रूस की बात करते हैं और बाकायदा उसकी निंदा करते हैं युद्ध की, और रूस को कहीं भी आप उसको एड्रेस नहीं करते, तो एक ही मैसेज है, एक बड़ा मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से, जहां पर दुनिया की 20 शक्तिशाली कंट्री हैं और वो खुले तौर पे आतंकवाद का, विस्तारवाद नीति का विरोध कर रही है, लेकिन दूसरी कंट्री का नाम नहीं लिया। ये अपने आप में कूटनीतिक है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है, उसकी खासियत है मनोज जी कि वो कई बार एक तीर से कई, कहते हैं ना कि कई सारी चीजों को साधते हैं, तो उनके कथन में कई सारी चीजें दिखती हैं। वो एड्रेस जब करते हैं तो कई सारे अहम बिंदु जो दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं उसको रखते हैं। और ये दिल्ली डिक्लेरेशन वास्तव में एक अहम डॉक्यूमेंट माना जा सकता है। और आने वाले समय में आप मनोज जी, आने वाले समय में जो विकासशील देश हैं उनकी तस्वीर भी इस डिक्लेरेशन से कुछ बदलेगी। जी बिल्कुल। और दिल्ली डिक्लेरेशन में कई और महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। खासतौर से अगर बात जलवायु परिवर्तन की जाए, उस मुद्दे का भी जिक्र जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें खासतौर पे हमें देखने को मिला। मानवता केंद्रित विकास कैसे हो, इसका उल्लेख भी खासतौर से दिल्ली डिक्लेरेशन का एक बड़ा संदेश है। जिस चीज़ की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत ने जोर दिया कि दुनिया साथ मिलकर चले, हर उस मुद्दे का उल्लेख 37 पेज का जो ये डिक्लेरेशन है
उसमें देखने को मिलता है। हर वो मुद्दा इसमें शामिल है। अमृत, अगर बात की जाए और आपको क्या कुछ खास लगा, अगर संस्कृति की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो, या भारत मंडपम की बात की जाए तो खास तौर से भारत मंडपम की भी खास तौर पे चर्चा हुई, एक आकर्षण का केंद्र वो रहा, क्या कहना? देखिए मनोज जी, मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि आज दुनिया को भारत की विशाल संस्कृति, विशाल सभ्यता और जो अटूट संबंध है दुनिया के साथ, लोगों के साथ, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, उसकी बानगी इस भारत मंडप में देखने को मिली। एक लघु भारत के तौर पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ लघु भारत, कि भारत के हर कला, संस्कृति, सभ्यता की और भारतीयता की आपको झलक यहाँ पे मिली। अगर आप जहाँ से एंट्री करते हैं, भारत मंडपम के गेट से जब एंट्री करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके राइट साइड पर जब आप चलते हैं तो बहुत खूबसूरत कलाकृति और तस्वीर हर राज्य की आपको नजर आएगी, और साथ में मैसेज होगा वसुधैव कुटुंबकम का, जो भारत का अपना मूल मंत्र है और G20 का भी मूल मंत्र है। उसके बाद जब आगे बढ़िए, आगे देखिए, आपको जो मैसेज भारत ने दिए हैं ग्रीनरी को लेके, आपको ग्रीनरी दिखेगी। इसके अलावा जब आप एंट्री करेंगे और हैंडीक्राफ्ट वाले पवेलियन में जाएंगे तो वहाँ कोई ऐसा स्टेट नहीं मनोज जी जहाँ की झलक, जहाँ की संस्कृति की छाप वहाँ पे नहीं मिले। और मैं तो पिछले 2 दिनों से यही देख रहा था, और मेरी कई विदेशी पत्रकारों से बात हुई, उन्होंने बाकायदा इस पे स्टोरी कवर की, अलग अलग स्टेट के हैंडीक्राफ्ट को कवर किया और बाकायदा उसको पब्लिश किया। मुझसे पूछा उन्होंने कि इसकी क्या विशेषताएं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज और खूबसूरती में तो खैर भारत मंडपम का कोई जवाब नहीं मनोज जी, बहुत ही खूबसूरत। ऐसे तमाम मैंने शिखर सम्मेलन कवर किए हैं, लेकिन जिस तरह की अगर सुविधाओं की बात की जाए, खास तौर से मीडिया सेंटर की बात की जाए, जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर यहाँ बनाया गया, बड़े पैमाने पर जो विदेशी पत्रकार हैं, विदेशी मीडिया है, उसकी भी यहाँ उपस्थिति रही। कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो शिखर सम्मेलन है, जिस तरह का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, उससे पहले ना तो इस प्रकार का कोई आयोजन भारत में हुआ और ना ही G20 शिखर सम्मेलन की ऐसी भव्य बैठक किसी देश में देखने को मिली। जिस तरह से मनोज जी आपने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, इतना भव्य मीडिया सेंटर, मुझे लगता है आपने बहुत सारे शिखर सम्मेलन कवर किए होंगे, बहुत सारे कार्यक्रम कवर किए होंगे। पहली बात तो इस तरह से किसी भी शिखर सम्मेलन में आयोजन नहीं होते कि इतने बड़े स्तर पे पूरे भारत के बड़े शहरों में कई आयोजन किए गए जहां पर भारत की संस्कृति, सभ्यता और वो सब्जेक्ट को एड्रेस किया गया। दूसरी बात, जब पूरे देश की मीडिया आपके शिखर सम्मेलन में G20 में उपस्थित है तो वो फ्रीडम के साथ काम कर सकें, उनको किस तरह से काम करने का और अपनी स्टोरी फाइल करने का मौका मिले। और हम पत्रकार हैं तो पत्रकार के नज़रिए से जो जरूरत इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी को फाइल करने के बाद तुरंत उसको टेलीकास्ट करना होता है, पब्लिश करना होता है, वो सारी सुविधाएं मनोज जी यहाँ मिली। और लगभग 10,000 की जो कैपेसिटी है उसमें पूरी तरह से इसको समाहित किया गया, और जितने जर्नलिस्ट हैं, चाहे देसी चाहे विदेशी, उन्होंने भरे पूरे मन से तारीफ की। एक बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, और इस G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के आर्थिक रूप से जो संपन्न देश हैं वो शामिल हुए हैं। उन देशों की उपस्थिति यहाँ पर हुई है, उससे अधिक देश यहाँ पर आए अतिथि बनकर। और ऐसे में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का सहयोग रहा और जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई, वो भी अपने में एक ये संदेश देता है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है तो जनता की जो भागीदारी है उसको भी हमने G20 शिखर सम्मेलन में देखा और समझा। कई शहरों में G20 शिखर से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसके पीछे भी उद्देश्य ये था कि देश की जो जनमानस है, देश की जो जनता है, वो भी G20 शिखर सम्मेलन के जरिए उन मुद्दों से जुड़े उन मुद्दों को समझे जिनको लेकर भारत वैश्विक वसुधैव कुटुंब का संदेश वैश्विक स्तर पर लगातार दे रहा है। मनोज, एक और बड़ी बात, आज समापन था, प्रधानमंत्री जी जब इस समापन की घोषणा कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी जो है भारत के पास नवंबर तक है, तो उन्होंने एक बड़ी बात और बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया कि जितने भी सुझाव और जो बैठक के मुद्दे थे उस पे गहन मंथन और चर्चा होगी। उसके बाद एक वर्चुअल मीटिंग करके सभी कंट्री को एक अवगत कराया जाएगा। तो एक बड़ा लीड है मनोज जी कि कोई ऐसा एड्रेस न छूट, कोई ऐसा मुद्दा ना छूटे जिसको एड्रेस ना किया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस शिखर सम्मेलन में न सिर्फ सारी चीज़ों को कराया, बल्कि उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया। और अंतिम बात
कहूँगा मैं कि भारत की आज जो ताकत है और भारत का जो नेतृत्व है वो पूरी दुनिया स्वीकार करता है। G20 उसकी बानगी है। जाहिर सी बात है, नेतृत्व का एक बहुत बड़ा असर होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार G20 देशों का शिखर सम्मेलन सफल रहा नई दिल्ली में, वो उस विज़न को दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदर्शिता है कि दुनिया को साथ लेकर चलने की, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, वसुधैव कुटुंब की, उसके साथ दुनिया चलने को तैयार है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।